पहले के टाइम पर लोगों का यह मानना था कि कोई भी बल के कारण अगर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तभी तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बल लगता रहेगा। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए यह वस्तु अगर गतिशील है तो ये गतिशील रहेगी तभी तक जब तक इस पर जो बल के कारण ये गतिशील थी, जैसे यहाँ पर मैंने बल लगाया था तो ये मेरे बल के कारण गतिशील अवस्था में था, तो यह गतिशील अवस्था में तभी तक रहेगी जब तक मेरा यह बल इस पर कार्यरत रहेगा। अगर जैसे ही हम अपना बल को हटा देंगे तो यह गति करना भी बंद कर देगा। तो पहले के यह सिद्धांत थे, पर गैलीलियो के टाइम पर गैलीलियो ने इस सिद्धांत को अप्रूव नहीं किया था। उनका मानना था कि गतिशील वस्तु में गति तभी तक रहेगी ऐसा जब तक बल रहेगा, ऐसा मान्य नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप साइकिल चलाते हो तो आप साइकिल चलाने के लिए करते क्या हो? आप पैडल पर फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, तभी आपकी साइकिल गति करती है। पर आप अगर पैडल लगाना बंद कर दो तो क्या साइकिल आपका गति नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकिल आपका गति करता रहेगा। मतलब यह हुआ कि आप बल लगाना बंद कर दें तो भी आपका साइकिल कुछ समय के लिए गतिशील रहेगा। तो पहले का यह जो लोगों का मानना था कि गति तभी तक करेगी जब तक बल उस पर कार्यरत रहेगा, ऐसा नहीं था। तो गैलीलियो के इस तथ्य को हम न्यूटन्स के गति के नियम में पढ़ेंगे, जिसमें से न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में गैलीलियो के इस सिद्धांत की नियम रूप से चर्चा की है। तो आइए आज के वीडियो में मैं अमर कुमार आपका स्वागत करता हूं बल और गति के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। तो उनका पहला नियम क्या था वो हम लोग आज पढ़ते हैं। उनका पहला नियम कहना था कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह वस्तु, मान लीजिए यह मेरा मार्कर, विराम अवस्था में है तो यह तब तक विराम में रहेगी जब तक कि इसे कोई बाहरी बल लगाकर गति अवस्था में ना बदल दे। या फिर अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिशील है, गतिमान है, एक समान वेग से, एक समान गति से, तो यह तब तक गति करते रहेगी जब तक कि इसे कोई बाहरी बल लगाकर रोक ना दे। तो ऐसा यह फर्स्ट नियम न्यूटन ने बताया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग साइकिल जब चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो साइकिल चलने के बाद कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्या यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ का वायलेशन होता है? क्या न्यूटन के प्रथम नियम को साइकिल हमारा नहीं मानता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूटन के प्रथम लॉ को हमारा साइकिल मानता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब साइकिल आपका गति अवस्था में था तो वो विराम अवस्था में तभी आया क्योंकि उस पर एक बल बाहर से लग रहा था। वह बल था घर्षण बल। यह घर्षण बल कैसे लगता है? तो ये सतह पर लगने वाला एक बल होता है। ये जो हमारे साइकिल के टायर होते हैं और हमारे जो सड़क के सतह होते हैं, उन दोनों के बीच लगने वाला यह बल होता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल के कारण हमारा साइकिल गतिशील अवस्था बनाए नहीं रख पाता है। यहाँ पर न्यूटन ने साफ शब्दों में कहा कि वह तभी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गतिशील है, एक समान गति से तभी तक रह पाएगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो यहाँ पर बाहरी बल घर्षण बल कार्यरत है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं फर्स्ट लॉ से कैसे बल की परिभाषा आती है। तो देखिए, बल क्या है? कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए लग सकता है। कोई अगर वस्तु गतिशील है तो उसे हम विराम अवस्था में ला सकते हैं बल का प्रयोग करके। यानी बल क्या है? तो बल एक कारक है। बल एक कारक है
जो क्या करता है, तो जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है, किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है। अवस्था से मेरा यह तात्पर्य हुआ विराम अथवा गति अवस्था। मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम बल का प्रयोग करके उसे हम गति अवस्था में ला सकते हैं। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसे हम बल लगाकर उसे रोक सकते हैं, विराम अवस्था में ला सकते हैं। तो बल क्या होता है? तो बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग बल की परिभाषा को समझे कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु के गति अवस्था को विराम अवस्था में अथवा विराम अवस्था को गति अवस्था में बदल सकता है। मतलब कि किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है। पर आप मान लीजिए कोई भी दीवार पर आप बल का प्रयोग करेंगे तो बल वहां पर भी कार्यरत होगा, पर दीवार में कोई भी गति आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या वहां पर बल नहीं लग रहा है? क्या वहां पर बल कार्यरत नहीं है? जी हाँ, वहां पर बल कार्यरत है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि बल कभी कभी किसी वस्तु की अवस्था को बदल तो देता है और कभी कभी बदल नहीं पाता, बदलने की चेष्टा करता है। तो बल का पूरा परिभाषा क्या हुआ? तो बल एक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है अथवा बदलने की चेष्टा करता है। चेष्टा मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कोशिश करता है। कोशिश करता है। तो न्यूटन्स के प्रथम नियम से हमने सीखा बल की परिभाषा, और हमने एक चीज समझा। क्या समझा? देखिए, कोई भी वस्तु, न्यूटन ने हमें क्या बताया कि कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु एक समान गति से एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो वह गति करता रहेगा। तो ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? तो किसी भी वस्तु का यह गुण होता है, यह आंतरिक गुण होता है। इसी आंतरिक गुण को हम जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से किसी भी वस्तु का जड़त्व समझ में आता है। तो जड़त्व क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण, जिसके कारण वह अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। अपनी स्थिति मतलब कि अगर वह विराम है तो विराम की अवस्था को ही बनाए रखना चाहेगा, या फिर अगर वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही खुद को बनाए रखना चाहता है। मतलब किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति बनाए रखता है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। इसी गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दो बात निकाल कर पाए। एक तो हमने पाया कि बल की परिभाषा क्या होता है, बल है क्या, और दूसरा हम लोग क्या पाए, या जड़त्व क्या होता है। तो देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। इसी गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व। इस जड़त्व को आप लोग दैनिक जीवन में अनुभव भी कर पाते हैं। अगर आप मान लीजिए बस पर सफर कर रहे हैं
और बस में सफर करने के कारण आप कभी आगे की ओर धक्का खाते हैं, कभी पीछे की ओर धक्का खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आप में विद्यमान उस जड़त्व गुण के कारण। कैसे? तो आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बस पर सफर कर रहे हैं। यह हमारा बस है। ठीक है, यह बस आगे की ओर मूव कर रहा है। अगर आप इस बस पर खड़े हैं और ये बस अचानक से तेजी से आगे की ओर मूव करता है, तो आप लगातार पीछे की ओर धक्का खाते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ, आगे की ओर मूव किया, आप पीछे की ओर धक्का खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस बस के साथ विराम अवस्था में रहते हैं और इस बस पर बल लगने के कारण बस तो गति अवस्था में आ जाता है, पर आप अपने अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण आप पीछे की ओर धक्का खाते हैं। ठीक इसके उल्टे, जब बस गति कर रहा होता है आगे की ओर और अचानक से ब्रेक मारता है, रुक जाता है ब्रेक मारने के कारण, तो इस बस में तो बल लगता है, जिसके कारण यह बस अपना अवस्था को बदल लेता है, गति अवस्था से विराम अवस्था में आसानी से आ जाता है। लेकिन हम तब गतिशील अवस्था में रह रहे होते हैं, हम पर कोई भी बल लगाने वाला नहीं रहता है कि हम विराम अवस्था में अचानक से आ जाए। इस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब कि हम गतिशील अवस्था में हैं तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहते हैं। हम लगातार आगे गति करना चाहते हैं, पर बस तो रुक जाती है। हम पर तो लगाने वाला कोई बल नहीं है, तो हम आगे की ओर धक्का खाते हैं। इसी का एग्जाम्पल और एक समझिए। मान लीजिए एक कांच का बहुत बड़ा विंडो है, खिड़की है। उस पर आप अगर एक पत्थर मारेंगे तो पूरा कांच फूट जाता है। लेकिन अगर कोई उस पर गोली जाती है तो कांच का खिड़की पर एक छिद्र बन जाता है, वो कांच पूरी तरीके से फूटता नहीं है। तो इसका ठीक कारण है उस वस्तु पर विद्यमान जड़त्व का। और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लॉन्ग जंप कोई अगर लेता है, तो लॉन्ग जंप लेता है तो उससे पहले वो थोड़ा सा रनिंग करते हुए आता है। रनिंग करने का कारण यही है कि वो अपनी अवस्था को गतिशील अवस्था में लाना चाहता है, ताकि वो अच्छी दूरी प्राप्त कर सके। अगर आप खड़े खड़े ही जंप लगाएं तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप कुछ रनिंग करते हुए आकर लोग जंप करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। यह सब दैनिक जीवन में हम देखते हैं। तो जड़त्व के गुण को हमने समझा, बल की परिभाषा को समझा, हमने फर्स्ट लॉ को देखा। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के द्वितीय नियम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम को देखेंगे। तो द्वितीय नियम क्या कहता है? तो द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है। वस्तु पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको इस वर्ड का मतलब आना चाहिए और यह संवेग क्या होता है ये आना चाहिए। तो पहले चलते हैं हम लोग समानुपाती को समझते हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है? मैं भी अपनी स्टूडेंट के लाइफ में इस समानुपाती वर्ड को समझने में असक्षम रहा हूँ, इसलिए मैं इस वर्ड को आपको अच्छे से गौर कराता हूँ ये होता है क्या। तो देखिए, मान लीजिए सपोज हम लोग कोई काम करवा रहे हैं। चलिए हम लोग खेती का काम करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 5 आदमी लाए खेत में काम कराने के लिए। तो यह 5 आदमी मिलकर एक दिन में मान लीजिए 10 बीघा जमीन पर खेती कर लिया। अब अगर हम 10 आदमी लाते तो यह 20 बीघा में जमीन में खेती कर लेता है ना। अगर हम 15 आदमी लाते तो यह 30 बीघा जमीन पर खेती कर देता। क्यों? क्योंकि 5 आदमी 10 बीघा पर करता है, तो आदमी को डबल करेंगे तो जमीन डबल, आदमी को ट्रिपल करेंगे तो जमीन भी ट्रिपल हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे आदमी की संख्या में हम बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, वैसे वैसे काम का परिमाण बढ़ते जा रहा है। तो
जब भी एक राशि के बढ़ने से उसके चलते कोई अन्य राशि बढ़ जाए, जैसे कि आदमी की संख्या हम बढ़ाएं तो मेरा काम ज्यादा होने लगा, तो ऐसे अवस्था में हम इन दोनों में रिलेशन पाते हैं, जिसे हम कहते हैं समानुपाती रिलेशन, जो कि ये दोनों में पाते हैं। मतलब कि इस राशि के बढ़ने के कारण यह राशि भी बढ़ रही है। अगर इस राशि के बढ़ने के कारण यह राशि घटती तब हम समानुपाती का रिलेशन नहीं पाते, पर यहाँ पर समानुपाती का रिलेशन पा रहे हैं क्योंकि इसके बढ़ने से यह भी बढ़ रहा है और बढ़ने का एक निश्चित दर है। जिस हिसाब से यहाँ पर आदमी की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अपना हिसाब है काम के परिमाण में बढ़ने का। तो ये दोनों राशि में समानुपातिक रिलेशन है। तो समानुपातिक रिलेशन को कभी भी बराबर रिलेशन नहीं कहा जा सकता। जैसे यहाँ पर आदमी की संख्या 5 है, यहाँ काम का परिमाण 10 बीघा है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। क्या यहाँ पर 10 आदमी था, यहाँ पर 20 बीघा काम हुआ था, ये दोनों संख्या बराबर है? नहीं बराबर है। पर ये दोनों समानुपाती हैं? हाँ जी हाँ, ये दोनों समानुपाती हैं। पर दोनों बराबर हैं? जी नहीं, दोनों बराबर तो नहीं है। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं? जी नहीं, यहाँ पर भी ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो है 15 और यहाँ पर है 30, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकता है? पर ये दोनों में समानुपातिक रिलेशन है? जी हाँ, इन दोनों में समानुपातिक रिलेशन है। तो जब भी कोई राशि, दो राशि आपस में अगर समानुपातिक रिलेशन दिखाए, तो यह जरूरी नहीं होता है कि वो दोनों संख्या में भी बराबर हो, पर दोनों अगर समानुपातिक रिलेशन को दिखाता है तो उन दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर था 5 आदमी, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। यहाँ पर था 5 आदमी और काम कितना हुआ था? 10 बीघा। तो यहाँ पर 10 बीघा। तो इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं? तो हमको यहाँ पर एक संख्या से गुना करना पड़ेगा, 1/2। देखिए 1/2 से अगर हम गुना मारते हैं 10 में तो होता क्या है? क्या मिलता है? हमें ओवरऑल 5 मिलता है और यहाँ पर है क्या? 5। तो हमको ये दोनों राशि बराबर दिखता है। मतलब कि 5 और 10 को हम बराबर कर सकते हैं 1/2 से गुना करने पर। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट राशि में यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 20। तो अब इन 10 और 20 को कैसे बराबर करेंगे? तो क्या इस 20 में 1/2 से गुना कर दें तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। 2 से 20 10 बार में ही तो कटता है। 10 बराबर 10 हमें तो मिल जा रहा है। इसका मतलब कि 10 और 20 को बराबर करने का तरीका यह हुआ कि आप इस पर 1/2 से गुना कर दें। ठीक उसी प्रकार से 15 और 30 को बराबर अगर करना हो, 15 और 30 को अगर बराबर करना हो तो आपको 1/2 से ही गुना करना पड़ेगा। मतलब कि समानुपातिक रिलेशन दर्शाने वाले दो राशियों को बराबर करना हो तो एक संख्या जो मिल रही है उससे गुना करना पड़ेगा, और यह संख्या हर हालात में बदल नहीं रही है, यह बिल्कुल स्थिर है। 1/2 जिसे कि इस समानुपातिक रिलेशन में इस राशि का स्थिरांक इस राशि को हम लोग कह सकते हैं कि यह 1/2 स्थिर अंक है जो हर स्थिति में आया है। तो यह राशि हमें स्थिरांक दिखेगी, मतलब कि ऐसा अंक दिखेगी जो कि बिल्कुल स्थिर है, जिसका मान ही ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये 1/2 हर केस में यूज हुआ। आप देख लीजिए, 1 नंबर केस, 2 नंबर केस, 3 नंबर केस, 4 नंबर केस, हर केस में देखिए स्थिरांक है कितना? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि समानुपातिक राशियों को बराबर करने के लिए एक संख्या बिठाना पड़ता है। समानुपातिक राशियों को बराबर करने के लिए एक संख्या बिठाना पड़ता है। वह संख्या क्या करता है? गुना करके दोनों राशियों को बराबर कर देता है। तो दोनों राशियों को बराबर करने के लिए, दो समानुपातिक राशियों को बराबर करने के लिए हम एक स्थिर राशि को डालते हैं जिसे हम स्थिरांक कहते हैं। तो स्थिरांक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे संवेग क्या होता है। संवेग को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। संवेग क्या है? तो कोई भी वस्तु का मात्रा
और उस वस्तु का वेग का गुणनफल के परिमाप को कहते हैं संवेग। मतलब कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए यह पिंड है, यह गति कर रही है, इस पिंड का वजन मान लीजिए 5 किलो है और ये 20 मीटर पर सेकंड के गति से वेग से गतिशील है, तो इसका जो संवेग होगा, इसका संवेग होगा 5 इंटू 20, हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 20 मिलेगा 100, तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह उसका संवेग होगा। मतलब कि कोई भी वस्तु का संवेग उस वस्तु का मात्रा और वह किस वेग से गति कर रही है उसका गुणनफल है। तो संवेग भी आपको समझ में आ गया है और आपको समानुपाती किसे कहते हैं वो समझ में आ गया, और समानुपात में स्थिरांक वर्ड क्या होता है वह भी समझ में आ गया। तो अब आपको आसानी होगा यह द्वितीय नियम को समझने में। तो आइए समझते हैं अब द्वितीय नियम को। तो न्यूटन के सेकंड लॉ क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी भी वस्तु का संवेग में जो परिवर्तन का दर है उस वस्तु पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन आ रहा होता है तो वह संवेग में परिवर्तन अगर कम हो रहा है तो उस पर लगने वाला बल कम होगा, अगर वह संवेग में परिवर्तन ज्यादा का हो रहा है तो उस पर लगने वाला बल भी ज्यादा का होगा। और यह जो चेंजेस आपको दिखेगा, यह जो परिवर्तन आपको दिखेगा, तो जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में दिखेगा। तो ये रहा हमारा आज का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। आगे के वीडियो में हम सेकेंड लॉ से गणितीय रूप निकालेंगे जिससे हम लोग चीज़ों को और बेहतर रूप से समझ सकेंगे। तो आज के वीडियो को हम ज़्यादा ही बड़ा करके वल्गर नहीं करना चाहते हैं। आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़े समझे, और कुछ भी डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछें। आगे के वीडियो में मैं न्यूटन्स के गणितीय रूप को दर्शाऊंगा। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और अगर फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो झिझके ना, पूछे जरूर कमेंट सेक्शन में। आपका डाउट को हम जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।